जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम बीएड के पेपर 1 जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके लेसन 5 पे चर्चा करेंगे। लेसन 4 तक हम आपको लगभग 12-13 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको लगभग 24 क्वेश्चन बता चुके थे। लेसन 5 का भी हम 3 क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पहले। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहा है। जितना से जितना क्वेश्चनों का तैयारी आप लोग का रहेगा, उतना अच्छा इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आइए आज आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो पहला पेपर जो है बाल अवस्था एवं उसका विकास ही होता है। तो इसके लगभग आप यदि 30 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो 30 क्वेश्चन में ही आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। तो आप लोग अभी तक पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उसको भी रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको इस वीडियो में 4, 5 और 6 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग में आ जाता है। देखिए क्वेश्चन है, जेंडर भूमिका से क्या तात्पर्य है? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानवतावादी मनोविज्ञान और विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना करें। इन तीनों क्वेश्चनों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जेंडर भूमिका से क्या तात्पर्य है? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। देखिए जेंडर भूमिका तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि स्त्री और पुरुष। उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है? किसी किसी भी समूह में पहले से चली आ रही जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार जो है एक आम जनता का पारंपरिक अवधारणा बन जाता है। तो वही होता है स्टीरियोटाइप। इसको विस्तार से जानेंगे, एक मोटा मोटी आपको समझा दिए। मतलब हुआ कि किसी सामाजिक समूह जैसे किसी धर्म या जाति के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर कर गई कोई धारणा, ठीक है, जो भी मन में जो भी कृतियाँ जो भी है एक तरह से जो आ रहा है उस वही पारंपरिक रूप से आगे भी फॉलो किया जा रहा है। तो यही होता है स्टीरियोटाइप। तो इसको विस्तार से जानेंगे इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए साधारण शब्दों में व्यक्ति का पुरुष या महिला के रूप में सार्वजनिक छवि जो अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत होती है, वही उसकी जेंडर भूमिका या जेंड भूमिका कहलाती है। मतलब स्त्री और पुरुष जो अन्य लोगों के सामने जो छवि दिखती है, वही जो है जेंड भूमिका कहलाती है या जेंडर भूमिका कहलाती है। जेंडर भूमिका व्यवहार का एक समुच्चय यानी ए सेट ऑफ बिहेवियर है, जो किसी व्यक्ति के स्त्रियोचित या पुरुषोचित प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है, जो उसके जेंडर की पहचान होती है। देखिए बालकों के व्यवहार उनकी जेंडर भिन्नता को व्याख्यायित करता है। कुछ कहते हैं लड़का या लड़की होना वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। कुछ कहते हैं माता-पिता के व्यवहार से लड़का या लड़की व्यवहार करना सीखते हैं। मतलब कोई भी लड़का है, वो माता और पिता के व्यवहार से सीखते हैं और कोई भी लड़की है, वो भी माता और पिता के व्यवहार से ही सीखते हैं, वो लड़की है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत देखिए, एक वीडियो में हम आपको पूरा समझाए हुए थे संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। यदि आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। के सिद्धांत के अनुसार बालकों के जेंडर विकास और संज्ञानात्मक विकास के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। बालक स्वयं जेंडर की पहचान करता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। जेंडर और लिंग यानी सेक्स दोनों का अर्थ एक ही नहीं होता है। जेंडर पुरुषोचित और स्त्रियोचित के मध्य अंतर स्थापित करता है, जिसमें निम्न विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या विशेषता है और कैसे कैसे व्यवहार करके जेंडर भूमिका की पहचान की जा सकती है। आइए देखते हैं उसको। देखिए पहला है व्यक्तिगत गुणधर्म यानी पर्सनल पर्सनल जो होता है वो गुणधर्म।
सामाजिक भूमिका, सामाजिक रीतियाँ, क्रियाकलाप और 5वां है व्यवहार। देखिए, काल और संस्कृति के अनुसार किसी विशेष जेंडर की विशेषताओं में भी अंतर होता है। उदाहरण के लिए एक लड़का में लड़कियों के लिए खेल के मैदान का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि लड़का की अपेक्षा लड़कियों के लिए जो है खेल का मैदान कोई मतलब नहीं बनता है। परंतु आज के समय में लड़कियां विविध खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभागिता कर रही है। मतलब आज के समय में वर्तमान समय में जो है लड़कियां भी लड़के से कम नहीं है। लिंग शब्द का एक अस्थायी जैविक स्वरूप होता है। या तो पुरुष पुरुष में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, या महिला महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि सेक्स जैविक है, जबकि जेंडर सामाजिक। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मध्य किशोरावस्था में, किशोरावस्था के टाइम पीरियड आप लोग को बताए हुए थे कि 13 से 18 वर्ष के बीच का जो अवस्था होता है वो किशोरावस्था होता है। मध्य किशोरावस्था में जेंडर पहचान बड़ी दृढ़ और आम धारणा के अनुरूप होती है। इसलिए किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोरों का जेंडर व्यवहार आम धारणा के अनुरूप होता है, परंतु बाद की अवस्था में ऐसा नहीं होता है। इसको आसानी से ऐसे समझा जा सकता है। किशोरावस्था के आरंभ काल में लड़कियां महिलागत कार्यों और व्यवहार को अपनाती है, जबकि लड़के पुरुषगत कार्य और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये किशोरावस्था के मिडिल का काल में ये चीज दिखने मिल जाता है। देखिए आगे, कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है ने सबसे पहले जेंडर का प्रत्यय प्रस्तुत किया, मतलब रूल प्रस्तुत किया था। उनका विश्वास था कि जेंडर के बारे में बालकों की संज्ञानात्मक समझ बालकों के व्यवहार को निर्धारित करती है। मतलब बालक जो संज्ञानात्मक व्यवहार करते हैं वह जो है बालकों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। बालक की जेंडर की समझ को उनके खेलों, आइए आगे देखते हैं आप। देखिए, खेलों में देखा जा सकता है। खेलों में लड़कियां अपनी माँ की तरह काल्पनिक भूमिका निभाती है और लड़के अपने पिता की तरह व्यवहार करते हैं। जेंडर पहचान का मतलब है स्वयं के लड़की या लड़के होने की समझ। जेंडर पहचान बहुआयामी होती है और इस पर बहुत से कारकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत से कारकों का प्रभाव जो है जेंडर निर्धारण में पड़ता है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, आइए उसको अब समझते हैं। देखिए, किसी भी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा या विश्वास स्टीरियोटाइप कहलाते हैं। मतलब किसी समूह की विशेषताओं की आम धारणा जो बन जाती है वही वही जो है विश्वास, वह स्टीरियोटाइप कहलाता है। शुरू में हम आपको समझाए हुए थे। ये धारणाएं एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। जेंडर स्टीरियोटाइप का अर्थ है पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़की के लिए आम विश्वास या आम धारणा। लगभग सभी बालक जेंडर स्टीरियोटाइप को जानते हैं। जरूरी नहीं है कि यह जानकारी परिवार की प्रवृत्तियों और मूल्यों से ही नहीं होती, बल्कि मीडिया, साथियों जो मित्र होते हैं, विशेषकर स्कूल के साथी से अंतःक्रिया तथा अन्य बहुत से कारक होते हैं जिनसे बालक जेंडर स्टीरियोटाइप को जान जाता है कि वह लड़का है या लड़की। बालक मतलब जो भी है, शिशु है लड़का है या लड़की। आइए आगे जानते हैं, देखते हैं। लड़कियों को आम धारणा के अनुरूप उनके कपड़ों, गहनों, बाल सजने के तरीके आदि से समझा जाता है। लड़कों को इसके विपरीत उनकी सक्रियता और व्यवहार संबंधित बातों से समझा जा सकता है, जैसे मारपीट करना, कठिन खेल, सक्रियता वाले कार्य। विभिन्न प्रकरणों में लड़के और लड़कियों के जेंडर स्टीरियोटाइप की अक्सर तुलना की जाती है। देखिए, जेंडर भूमिका और स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं, उसको देखते हैं। पहला कारक जो है मीडिया है। मीडिया मीडिया स्टीरियोटाइप को बहुत अधिक अधिक बढ़ावा देता है। विज्ञापनों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। अक्सर देखा जाता है कि कंप्यूटर के विज्ञापनों में दिखाते हैं कि पुरुष और लड़के पूरी दक्षता के साथ कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, बड़े व्यावसायिक पदों पर बैठकर कंप्यूटर के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं और लड़कियों को निष्क्रियता अवलोकनकर्ता के रूप में दिखाते हैं। अक्सर उनके कंप्यूटर के बगल में खड़ा कर देते हैं और इस पर भी ध्यान देते हैं कि वे खूबसूरत और आकर्षक लगे। दूसरा है फिल्में। फिल्में भी जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करते हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए, फिल्में
जेंडर भूमिका और स्टीरियोटाइपिंग के बारे में प्रचार प्रसार करने में फिल्में बहुत आगे रहती है। फिल्मों में दिखाई जाने वाले महिला चरित्र से लड़कियां अपने आप को जोड़ने लगती है, उन्हीं के तरह व्यवहार करने का प्रयास करती है। उसी तरह लड़के भी हिम्मत, साहस और सक्रियता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिस तरह से फिल्मों में हीरो करते हैं। तीसरा है अध्यापक। विद्यार्थियों में जेंडर की समझ का विकास पर अध्यापकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अक्सर अध्यापक वस्त्रों, स्वच्छता, सहायता करने वाले व्यवहार के आधार पर लड़कियों की प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत ताकत, शारीरिक कौशल, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर लड़कों की प्रशंसा करते हैं। अध्यापक लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं और लड़कियों को, ये आगे देखते हैं आप, लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अधिक नरम ढंग से संबोधित करते हैं। मतलब लड़कों को थोड़ा-सा हेट करके करते हैं, लड़कियों को थोड़ा नरम ढंग से जो है संबोधित करते हैं। कभी-कभी अध्यापक गैर गैरदायरादान अनुचित स्टेरियोटाइप भेदभाव छात्रों और छात्राओं के मध्य कर देते हैं। कुछ अध्यापक लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को पढ़ाना आसान समझते हैं। चौथा है मित्र। बच्चे अपने मित्रों के साथ अंतःक्रिया, मतलब जो भी क्रिया करते हैं, खेल क्रिया करके जेंडर पहचान बनाते हैं। मित्रता और साथियों का दबाव जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करता है। खास तौर से लड़कों के मध्य जो लड़के लड़कियों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली मतलब मजाक उड़ाते हैं। जो लड़का लड़कियों की तरह अपना जो है गुण प्रदर्शित करते हैं, तो मित्र के अंदर जो है उसकी खिल्लियाँ उड़ाई जाती है। जब बालक अपने मित्रों के साथ खेलता है तो उसके खिलौने से जेंडर पहचान दिखाई पड़ती है। पाँचवां है परिवार। परिवार भी एक अहम भूमिका निभाती है जेंडर स्टीरियोटाइप के पहचान में। देखिए, जेंडर के बारे में जानने में परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। माता-पिता अक्सर कुछ व्यवहार की सराहना करते हैं और कुछ व्यवहार को हतोत्साहित करते हैं। इन सब का प्रभाव जेंडर पहचान पर पड़ता है। परिवार की संस्कृति और जातीय विशेषताओं के अनुरूप बालक की जेंडर के प्रति समझ विकसित होती है। विविध जातियों का सांस्कृतिक पक्षपात यानी कल्चर बेसिस भी बालकों में स्टीरियोटाइप के विकास को बढ़ावा देते हैं। मुख्य धारा की संस्कृति में ऐसा कम ही होता है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में बेटों को बेटियों से अधिक प्यार दुलार मिलता है। बेटों की आवश्यकताएं पहले पूरी की जाती है। बेटों को बेटियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं दी जाती है। छठा है साहित्य। साहित्य भी एक अहम भूमिका निभाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप की पहचान में। देखिए, किताबों का बालकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किताबों में जो मुख्य चरित्र या पात्र होते हैं, वे बालकों के लिए आदर्श बन जाते हैं और पुरुषोचित या स्त्रियोचित की परिभाषा बालकों को सिखाते हैं। बालक पुस्तकों से ही सामाजिक मानक सीखते हैं। अब जानते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के परिणाम क्या-क्या होते हैं, उसको देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है व्यावसायिक आकांक्षा। ठीक है, किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसके आत्म पहचान का संकेत होता है। विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए जिस व्यवसाय का चयन करते हैं, उससे पता चलता है कि वे अपने को कैसे समझते हैं, अपने बारे में उनकी सोच क्या है। दूसरा है शैक्षिक परिणाम परिणाम देखिए, अक्सर माना जाता है कि लड़कियां विज्ञान, गणित और तकनीकी जैसे विषयों में कम रुचि लेती है। उनका आत्मविश्वास भी इन क्षेत्रों में कम होता है। मीडिया, परिवार और अध्यापकों के द्वारा इस तरह पक्षपातपूर्ण बातें प्रस्तुत की जाती है। हो सकता है कि ये लोग लड़कियों से कम अपेक्षाएं रखते हों, सोचते हों कि इन क्षेत्रों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ही कुशल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मानवतावादी मनोविज्ञान और विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। तो मानवतावादी मनोविज्ञान जो है किस तरह का होता है और उनका विकास किस तरह से होता है, उसके सिद्धांतों पे जो है प्रकाश डालना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए उसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान का उदय 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उस समय मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को आच्छादित कर रखा था। मानवतावादी मनोविज्ञान का मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया समझा गया। मनोविश्लेषण अचेतन मन को समझने पर बल देता था
जो व्यवहार की प्रकृति निर्धारित करता है। मतलब कि जो भी उसके मन में जो चल रहा है उसको समझने पर जो है मनोविश्लेषण जो है बल दिया था और उनकी व्यवहार की क्या प्रकृति है उस पे भी काम किया था। आइए आगे देखते हैं। जबकि व्यवहारवादियों के अनुसार व्यक्ति को काफ़ी हद तक उसके व्यवहार, कार्य और चेष्टाओं से जाना जा सकता है। मानवतावादियों का मानना था कि मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद दोनों ही संवेगों पर ध्यान देते हैं, व्यक्तित्व का चुनाव पर ध्यान नहीं देते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्तिगत संभावनाओं के आधार पर विकास और आत्म वास्तविकताओं की व्याख्या करता है। मानवतावादी विश्वास के अनुसार व्यक्ति नैसर्गिक के रूप से अच्छा होता है, उसकी मानसिक और सामाजिक समस्याओं से उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को विचलित करती है। देखिए, अब जो मानवतावादी विज्ञान जो है एक तरह से मानव के बारे में समझने का प्रयास करता है कि किस तरह से किसका मतलब व्यवहार होता है। देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बालक में कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ होती है, जिनके स्वतंत्र प्रयोग से वह एक अच्छा मनुष्य बनता है। मतलब कि उसके अंदर जो भी एक तरह से विशिष्ट शक्तियाँ होती है जिसको उपयोग करके जो है मनुष्य जो है वह अच्छा मनुष्य बनता है। यही शक्तियाँ उसके व्यवहार की निर्धारण जो है होती है। देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान का मुख्य पक्ष क्या-क्या था, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्ति की भूमिकाओं पर विशेष ध्यान देता है। मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के नियंत्रण और निर्धारण में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा है वातावरणीय प्रभाव को भी मानवतावादी मनोविज्ञान महत्व देता है। मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्ति की अंतर्निहित इच्छाओं और उसके अंदर जो इच्छा चल रही है वो और विचारों के साथ-साथ व्यक्ति के अनुभवों पर वातावरण के प्रभावों का विशेष महत्व देता है। तीसरा है मानवतावादी मनोविज्ञान चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल तथा अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट है ये चौथा पॉइंट देखते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सहायक है। कुछ स्टिग्मा को दूर करने में इस मनोविज्ञान की विशिष्ट भूमिका होती है। सामान्य तथा स्वास्थ्य व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं और संभावनाओं के विकास में यह मनोविज्ञान अत्यधिक सहायक है। देखिए, मानव जीवन एक निषेचित इकाई है, मतलब फर्टिलाइज्ड सेल है। तो मानव जो है एक तरह से माता और पिता के जो पिता के शुक्राणु और माता का जो है डिंब मिलके फर्टिलाइज करते हैं, एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, वही जो है निषेचित इकाई कहलाता है, से आरंभ होता है। यह इकाई माँ के गर्भ के वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करता रहता है। जन्म के बाद बाहर के वातावरण से अंतःक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गतिमान होती है। विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है, वह गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शिशावस्था, बाल्यावस्था, शिशावस्था में बताए हुए थे 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था हो गया 6 से 12 और उसके बाद किशोरावस्था हो गया 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था मतलब आगे का एज, ठीक है, तक क्रमशः चलती रहती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, है बालक के विकास के विभिन्न पक्षों एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली प्रक्रिया के स्वरूप का ज्ञान अभिभावक तथा अध्यापक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान अध्यापक की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है तथा विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रशिक्षण, अनुदेशन और निरंतर अभ्यास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब जानते हैं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या होता है मनोविज्ञान के दृष्टि से। देखिए, विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। देखिए, विकास के उपयुक्त सिद्धांतों का शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं एक-एक करके। पहला है विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है। अतः व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालकों से एक जैसा विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि बालक में अधिक की अपेक्षा की जाएगी तो उसमें अपूर्णता की भावना आ जाएगी तथा कम की अपेक्षा की जाएगी तो उसकी भावनाओं और क्रियाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। परिमाणता
जिन कार्यों को करने की क्षमता उसमें होगी वह भी ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरा है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, विकास के सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में बड़े सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए जिससे बालकों का सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। पाठ्यक्रम में पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी आयोजन होना चाहिए। विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के कारण ही बालक की विभिन्न अवस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं। मतलब जिस टाइप का छात्र है उस टाइप का भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। जो तेज़ है थोड़ा-सा उसको कम ध्यान देना चाहिए, जो थोड़ा-सा वीक है उस पे ध्यान अधिक देना चाहिए और पाठ्यक्रम उसी ढंग से बनाया जाना चाहिए। देखिए, विकास के सिद्धांतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक का विकास सामान्य रूप से हो रहा है या नहीं। इस अनुमान से उनके विकास के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था तथा सहयोग दिया जा सकता है। माता-पिता, अध्यापक बालकों के विकास की दिशाओं को ध्यान में रखते हुए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण एवं साधन प्रदान करने का प्रयत्न कर सकेंगे। चौथा है विकास। देखिए, विकास किस प्रकार का होता है, इसके इसके ज्ञान से अभिभावक और अध्यापक यह निर्धारण कर सकेंगे कि बालक के विकास के लिए कब अधिक और कब कम प्रयत्न किया जाए। यदि उसे ज्ञान रहेगा कि किस तरह का विकास होगा और कब अधिक प्रयास किया जाए और कब कम, तो इस तरह से एक समुचित ढंग से विकास हो पाएगा बच्चे में। इस प्रकार का ज्ञान बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता देता है। जैसे जब शिशु चलना आरंभ कर देता है, तब उसे चलने के अभ्यास के लिए पूर्ण अवसर, उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त सामग्री प्रदान करना चाहिए। उचित वातावरण के अभाव में या ध्यान न देने पर वह देर से चलना आरंभ करता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की संभावनाएं और सीमाएं होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि अध्यापक और माता-पिता को बालकों से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जो उनकी विकास की अवस्था से परे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम बालकों में, आइए आगे देखते हैं आप। बालकों में जो है कुंठा, तनाव तथा स्नायुविक दुर्बलता लाने का ही होगा। उदाहरण के लिए प्राथमिक कक्षा के एक बालक से अमूर्त अवधारणाओं, अमूर्त मतलब कि वैसा काम नहीं किया जा सके जो उससे नहीं हो पाएगा, और सिद्धांतों का विवेचना करने की अपेक्षा रखना गलत है। देखिए, विकास की अंतःसंबंधता ज्ञान को अंतःसंबंधित तरीके से प्रस्तुत करने का संकेत देती है। ऐसा अंतःसंबंधित ज्ञान प्रयोगात्मक भी होना चाहिए। मतलब जो भी ज्ञान हो उसका प्रयोग किया जा सके, ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए। अर्थात जो कुछ सिखाया उसको व्यावहारिक रूप से करने की शिक्षा भी दी जाए। छठा है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए उत्तरदायी है, कोई एक नहीं। इनसे इनसे इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब किसी को निकाला नहीं जा सकता है। इस बात का ज्ञान वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों को अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। अब जानते हैं विकास के कारक क्या-क्या होते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विकास के कारक। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अध्ययनों के बाद विकास के निम्नलिखित कारकों को चिन्हित किया है। आइए उसको देखते हैं। पहला है परिपक्वता। देखिए, हरलोक एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। माता-पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त आनुवंशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्जात गुण रहते हैं, मतलब एक विशेष गुण होते हैं। यह बालक के विकास पर सीधी निर्भर नहीं रहती है, बल्कि पर्यावरण में जिन विविध घटकों से के संपर्क में वह आता है, उनमें भी कुछ सीमा तक इसको उद्दीपन मिलता है तथा प्रभावित होता है। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक के विकास को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित करती रहती है जब तक कि उसका स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक थे वुल्फ, तथा वुल्फ के अनुसार जो है यह भी परिपक्वता के बारे में कहा है, तो उसको जानते हैं। देखिए, परिपक्वता क्या होता है? एक तरह से जो हो गया कि कार्य का अनुभव हो जाना, यही होता है परिपक्वता का अर्थ। विकास की उस निश्चित अवस्था से है जिसमें बालक वे कार्य करने योग्य हो जाते हैं जो इस अवस्था के पूर्व नहीं कर सकते थे।
इस प्रकार परिपक्वता व्यक्ति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण ही बालक के शारीरिक अवयवों में नवीन क्रिया को सीखने की क्षमता आती है। दूसरा है अभिगम या सीखना। देखिए, सीखना व्यक्ति के अभ्यास और अनुभव का संकेत देती है। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति से सीखकर सही समय पर होता है, अथवा एक ऐसा परिवर्तन या नासिक चयन, निर्देशन और प्रयोजनमूलक प्रकार के कार्य प्रशिक्षण से आता है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, मतलब सीखने की प्रक्रिया जो है बालक में निरंतर जो है चलती रहती है। इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ता है। देखिए, परिपक्वता तथा अधिगम क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करती है, और विकास की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है। परिपक्वता और अधिगम इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक की तीव्रता दूसरे को तीव्र तथा एक मंदता दूसरे की, आगे देखते हैं, गति को मंद कर देती है। हर लोग एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री है। हर लोग के अनुसार जो है परिपक्वता जो है शिक्षा की जो है कच्ची सामग्री माना है, तथा व्यक्ति व्यवहार की पहले से अधिक सामान्य व्यवस्थाओं और श्रेणियों का बड़ी सीमा तक अवधारणा करती है। विकास पर वातावरण के प्रभावों या सीखने के महत्व को किसी तरह कम नहीं करती है। तो 2 क्वेश्चन देख लिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इस कथन की विवेचना करें या विश्लेषण करें। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान जो है शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इस कथन का जो विश्लेषण करना है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो है शारीरिक और मानसिक जो है योग्यताएं जो है भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। सभी व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, अर्थात एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर आप क्या-क्या इसको बिंदु करके अलग कर सकते हैं, उसको जानते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में आनुवंशिकता, वातावरण, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, लिंग, आयु, बुद्धि आदि का प्रमुख स्थान होता है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि उसके अभाव में शिक्षक वर्ग में शिक्षण कार्य को सरल एवं सहज ढंग से संचालित नहीं कर सकता है। जब तक कि व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान नहीं होगा, तो शिक्षक जो है शिक्षण कार्य में जो है सरल एवं सहज ढंग से संचालित नहीं कर सकता है। शिक्षक के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस बालक की अभिरुचि किस चीज में है। पढ़ने के प्रति बालक की रुचि है अथवा नहीं। किसी बालक में पढ़ने के प्रति सर्वाधिक रुचि है। सामान्य बालक की रुचि एवं बुद्धि की परख का ज्ञान शिक्षक को आवश्यक होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान होने पर ही शिक्षक वर्ग में सही ढंग से शिक्षण कार्य कर सकता है। देखिए, उसके महत्व को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है सामूहिकरण या वर्गीकरण करने में। देखिए, उचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है छात्रों को अलग-अलग सामूहिकरण या वर्गीकरण हो। वर्तमान में छात्रों के बुद्धि के आधार पर समूहीकरण किया जाता है। इस प्रकार के समूह यदि बुद्धि के अलावा अन्य कारकों जैसे अभिरुचि, अभियंता आदि के समरूप बना लिया जाता है, तो इस परिस्थिति में दी गई शिक्षा और अधिक उत्तम होगी। मतलब जब उसे ज्ञान होगा किसको किस तरह का शिक्षा या कितना उस पे मेहनत किया जाए, तो इस तरह के जो है यह शिक्षा और अधिक अधिक जो है उत्तम होगी। अतः शिक्षक को विभिन्नता का ज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरा है उचित शिक्षण विधियों का चयन। देखिए, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियों का चयन श्रेणी के अनुसार करना चाहिए। तीव्र बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि कम बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि विधि से भिन्न होनी चाहिए। तीसरा है सही पाठ्यक्रम का निर्माण। देखिए, शिक्षक को विभिन्न समूहों के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं बनाकर उस समूह की बुद्धि, अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। उससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ होगा। अतः शिक्षक
के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना अनिवार्य है। आइए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है गृह कार्य का दिया जाना चाहिए, मतलब होमवर्क का दिया जाना चाहिए। देखिए, शिक्षक छात्रों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। गृह कार्य देते समय शिक्षक छात्र की बुद्धि, अभिक्षमता, रुझान का स्तर एवं उसकी घरेलू परिस्थिति को यदि ध्यान में रखते हैं तो इससे शिक्षक ठीक मात्रा में गृह कार्य छात्रों को दे पाएंगे। पांचवा है व्यवसाय संबंधित शिक्षा। सभी बालकों का रुझान विभिन्न तरह के व्यवसाय के प्रति समान नहीं रहता है, मतलब सभी बालक का जो है व्यवसाय के प्रति एक रुचि नहीं रहता है। कोई छात्र किसी अमुक व्यवसाय को अधिक पसंद करता है तो दूसरे छात्र दूसरे तरह के व्यवसाय को अधिक पसंद करता है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता के आलोक में शिक्षक को शिक्षण कार्य करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना अनिवार्य है। छठा पॉइंट है शारीरिक शिक्षा में योगदान किस तरह से होना चाहिए। आइए उसको देखते हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा में योगदान। शारीरिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षक को कक्षा में छात्रों के बैठने का स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। छोटे कद एवं कम दिखाई एवं सुनाई देने वाले छात्रों को कक्षा में अगले बेंच पर बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा वे कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा से अधिक लाभ नहीं हो पाएंगे। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसके लिए अभाव में शिक्षक शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर सकता है। जब तक उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान नहीं होगा शिक्षक को, तो अधिक ढंग से या अधिक सुचारू रूप से शिक्षण का कार्य नहीं कर सकेंगे। तो 3 क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में किस प्रश्न का चर्चा करेंगे वो भी देख लेते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बता देंगे 8 बता देंगे। सब क्वेश्चन नंबर 7 है बालक के सामाजिक विकास में साथियों की भूमिका का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हर बार जो है ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाला आ जाता है। तो इसमें से क्या बताएंगे। देखिए, पहला है साथियों के साथ संबंध कैसे होना चाहिए। दूसरा है प्रतियोगिता तथा सहयोग। तीसरा है प्रतियोगिता एवं संघर्ष। चौथा है द्वंद्व आक्रामकता। और पांचवा है मित्र समूह एवं संबंध। इन पांचों पे जो है एक तरह से संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हम आपको बता देंगे आने वाले वीडियो में। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।